अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ऑल अबाउट जीबीएसएन। आज की इस वीडियो में हम नर्सिंग डायग्नोसिस के बारे में सीखेंगे कि किस तरह से नर्सिंग डायग्नोसिस बनाया जाता है। आज की इस वीडियो में हम तमाम ऑब्जेक्टिव्स को कवर करेंगे और उन्हें क्लियर करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी होंगे। और वीडियो को एंड तक देखिएगा। अब हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स को देख लेते हैं, जिसमें नंबर 1 है डिफाइन नर्सिंग डायग्नोसिस, स्टेट द मीनिंग ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस, components of nursing diagnosis, differentiate between nursing and medical diagnosis, skills need to make nursing diagnosis, formulate nursing diagnosis according to the NANDA। आगे बढ़ते हैं और नर्सिंग डायग्नोसिस की डेफिनेशन को देख लेते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस नर्सिंग प्रोसेस का दूसरा स्टेप है। ये एक सिस्टमेटिक मेथड है जिससे हम पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक जो है उसके हेल्थ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और उसे समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। और ये असेसमेंट के थ्रू जो है उसकी फिज़िकल, इमोशनल, सोशल और स्पिरिचुअल सेहत को जो है वो हम ऑब्जर्व करते हैं। इस डेटा से जो असेसमेंट के दौरान कलेक्ट किया जाता है, हम पेशेंट के हेल्थ इशू को इंटरप्रिएट करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस की टाइप्स की, जिसमें नंबर 1 है एक्चुअल डायग्नोसिस। नाम से ही ज़ाहिर होता है कि ये हकीकत पर मबनी डायग्नोसिस होता है और इसमें पेशेंट रिस्पॉन्ड करता है अपने हेल्थ इश्यूज़ को और लाइव प्रोसेसेस को जो उस वक्त मौजूद हैं, यानी कि उस वक्त उसकी जो कंप्लेन है, जो प्रॉब्लम है, वो आइडेंटिफाइड है, वो प्रेजेंट है। और इसके लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। एक्यूट पेन रिलेटेड टू सर्जिकल इंसिजन एविडेंस बाय ग्राइमेसिंग एंड वर्बल रिपोर्ट ऑफ पेन। इसमें पेशेंट जो है वो रिपोर्ट करता है कि उसे पेन है और इससे हमें पता चलता है कि वो सर्जिकल इंसिजन की वजह से पेशेंट को पेन है। नंबर 2 में हम बात करते हैं रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस की। इस डायग्नोसिस में हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो एग्जिस्ट नहीं होता, बल्कि डेवलप होने का खदशा होता है और इसीलिए जो है वो रिस्क फैक्टर जो है वो मौजूद होते हैं। और इसके लिए हम उसकी एग्जांपल देखते हैं। रिस्क फॉर इम्पेयर्ड इंटीग्रिटी रिलेटेड टू इमोबिलिटी एंड इनकॉन्टिनेंस। यहाँ पर पेशेंट को ख़तरा लाहक है, रिस्क लाहक है इमोबिलिटी और इनकॉन्टिनेंस की वजह से कि उसकी स्किन जो है वो इम्पेयर्ड हो सकती है। नंबर 3 में हम देखते हैं वेलनेस नर्सिंग डायग्नोसिस। इसमें क्लाइंट को कोई भी हेल्थ इशू नहीं होता, वो सेहतमंद है, लेकिन वो चाहता है कि उसकी हेल्थ मज़ीद बेहतर हो, तो उसके लिए वो रेडी है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं। रेडीनेस फॉर इनहांस न्यूट्रिशन रिलेटेड टू एक्सप्रेस्ड विलिंगनेस टू लर्न अबाउट हेल्दी ईटिंग हैबिट। यहाँ पर पेशेंट सेहतमंद है और वो न्यूट्रिशन को इन्हांस करना चाहता है, वो रेडी है उसको इन्हांस करने के लिए, ताकि उसकी जो सेहत है वो बेहतर हो सके। उसके लिए वो विलिंग है कि वो अपनी ईटिंग हैबिट्स को मज़ीद बेहतर करे ताकि वो सेहतमंद नज़र आए। अब हम बात कर लेते हैं सिंड्रोम नर्सिंग डायग्नोसिस की। इस डायग्नोसिस में किसी भी सिचुएशन की वजह से क्लस्टर ऑफ डायग्नोसिस मौजूद होते हैं, यानी बहुत सारे डायग्नोसिस जो है वो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर पोस्ट ट्रॉमा सिंड्रोम रिलेटेड टू मोटर व्हीकल एक्सीडेंट। यहाँ पर मोटर व्हीकल एक्सीडेंट की वजह से जो सिम्टम्स जो जाहिर होते हैं उस ट्रॉमा की वजह से, तो उसमें हम देखते हैं कि ये सिंड्रोम नर्सिंग डायग्नोसिस में आता है कि पोस्ट ट्रामा के बाद जो है बहुत सारे साइन सिम्टम्स जो हैं वो पेशेंट के अंदर जाहिर हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर फ्रैक्चर हो सकता है और हेड इंजरी हो सकती है और इस तरह दूसरे और भी प्रॉब्लम जो है उसको जो है इस ट्रामा की वजह से हो सकते हैं। हम नर्सिंग डायग्नोसिस के अगले ऑब्जेक्टिव्स की तरफ बढ़ते हैं, जो कि स्टेट मीनिंग ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस है। नर्सिंग प्रैक्टिस में नर्सिंग डायग्नोसिस में पेशेंट की हेल्थ प्रॉब्लम और नीड्स और उसकी हेल्थ कंडीशन को जो रिस्पॉन्स करती है उसे हम आइडेंटिफाई करते हैं और उसे एनालाइज करते हैं। ये डायग्नोसिस मेडिकल डायग्नोसिस से मुख्तलिफ होते हैं। मेडिकल डायग्नोसिस फोकस करते हैं डिजीज़
पे और मेडिकल डायग्नोसिस पेशेंट की कंडीशन पर फोकस करते हैं, जबकि नर्सिंग डायग्नोसिस पेशेंट के कंप्रिहेंसिव असेसमेंट पर मुश्तमिल होते हैं, जिसमें पेशेंट के फिजिकल एग्जामिनेशन में हम देखते हैं फिजिकल, इमोशनल और सोशल एस्पेक्ट्स को देखा जाता है, और हमें नर्सिंग केयर की प्लानिंग जो है इम्प्लीमेंटेशन गाइड करती है कि हम किस तरह से पेशेंट की नर्सिंग केयर करें और इंटरवेंशन करके पेशेंट की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें। आगे बढ़ते हुए हम नर्सिंग डायग्नोसिस के कंपोनेंट्स को देख लेते हैं, जो कि प्रॉब्लम, एटियोलॉजी और साइंस सिम्टम बेस होते हैं। और सबसे पहले हम प्रॉब्लम को देख लेते हैं। इस कंपोनेंट में हमें क्लियर एंड कंसाइज स्टेटमेंट नज़र आती है, जो कि हेल्थ इशू जो होता है वो स्पेसिफिक होता है। इसमें पेशेंट की हेल्थ कंडीशन जो होती है वो उसे रिस्पॉन्स करता है, और इसमें हम मिसाल देखते हैं इम्पेयर्ड मोबिलिटी, एक्यूट पेन और इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न। यहाँ पर पेशेंट कंप्लेन करता है इम्पेयर्ड मोबिलिटी की, एक्यूट पेन की, या ब्रीदिंग पैटर्न में इनइफेक्टिव हो गई है, उसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो रही है। तो ये मिसालें हैं प्रॉब्लम की जो पेशेंट जो है वो फील करता है, और पेशेंट जो है नर्स को इन्फॉर्म करता है। अब एटियोलॉजी की बात करें तो एटियोलॉजी आर रिलेटेड फैक्टर्स को हम देखते हैं। एटियोलॉजी में हेल्थ इशू की काजेस को देखा जाता है, और वो फैक्टर्स देखे जाते हैं जिनकी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम होता है। ये कंपोनेंट नर्सिस को रूट या ओरिजिन को समझने में मदद करती है और गाइड करती है कि टारगेटेड इंटरवेंशन को डेवलप कर सके। फॉर एग्जांपल, इम्पेयर्ड मोबिलिटी, पेशेंट जो है उसकी मोबिलिटी इम्पेयर्ड हो जाती है। अगर उसके रिलेटेड फैक्टर्स को देखें तो यहाँ पर हमें पोस्ट ऑपरेटिव पेन जो है वो उसका रिस्क फैक्टर है। अगर पेशेंट की सर्जरी हुई है तो वो पेशेंट जो है वो इमोबाइल हो जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं जॉइंट स्टिफनेस, अगर किसी पेशेंट के जॉइंट स्टिफ हो गए तो उसकी जो मोबिलिटी है, जो उसकी मूवमेंट है वो कम हो गई है। और मसल्स वीकनेस, अगर मसल्स वीक हो गए हैं तो उसकी वजह से भी उसकी मोबिलिटी जो है वो इम्पेयर्ड हो गई है। अब हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स। साइन सिम्टम्स जो है वो मेजरेबल क्यूज होते हैं, जो कि एविडेंस बेस होते हैं, जिससे नर्सिंग डायग्नोसिस को आइडेंटिफाई करने में मदद मिलती है, और स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन और बिहेवियर ऑफ पेशेंट जो है उसके हेल्थ प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है। यहाँ पर हम उसकी एग्जांपल देखते हैं। इम्पेयर्ड मोबिलिटी, इम्पेयर्ड मोबिलिटी में जो साइन सिम्टम है वो है लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन। यहाँ पर पेशेंट के मूवमेंट जो है उसके रेंज ऑफ मोशन जो है वो लिमिटेड हो जाते हैं। और फिर डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग, और पेशेंट जो है उसको वॉक करने में डिफ़िकल्टी होती है, या फिर पेशेंट जो है हिचकिचाहट महसूस करता है कि अगर वो उसने कोई फिजिकल एक्टिविटी की तो वो फॉल डाउन हो जाएगा। जब हम इन तीनों को एक साथ इकट्ठा करते हैं, यानी एटियोलॉजी को, प्रॉब्लम को और साइंस सिम्टम को हम इकट्ठा करेंगे, तो एक नर्सिंग डायग्नोसिस की स्टेटमेंट जो है वो हमारे सामने आती है, जिसकी हम एक मिसाल देखते हैं। इम्पेयर्ड मोबिलिटी रिलेटेड टू पोस्ट ऑपरेटिव पेन with evidence by reluctance to engage in physical activity। यहाँ पर हम देखते हैं कि पेशेंट के जो कंप्लेन है, जो उसकी तकलीफ़ है, जो उसका प्रॉब्लम है, वो इम्पेयर्ड मोबिलिटी है, और वो रिलेटेड है पोस्ट ऑपरेटिव पेन के साथ। और इसका जो एविडेंस हमें मिलता है कि पेशेंट का रेंज ऑफ मोशन जो है वो लिमिटेड हो गया है, या पेशेंट जो है अपनी फिजिकल एक्टिविटी में जो है वो हिचकिचा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन मेडिकल एंड नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस में हम देखते हैं कि नर्सिंग डायग्नोसिस पेशेंट के हेल्थ की कंडीशन पर फोकस करता है, जिसे पेशेंट रिस्पॉन्ड करता है। ये मेडिकल कंडीशन नहीं होती, बल्कि कम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम होता है। और मेडिकल डायग्नोसिस में पेशेंट डिजीज़ या डिसऑर्डर पर फोकस होता है, ये कंडीशन के मुताबिक होता है और साइड सिम्टम के मुताबिक होता है, और मेडिकल टेस्ट से
डिजीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है। अब इसके पर्पसेस को अगर देखें तो नर्सिंग इंटरवेंशन के ज़रिए पेशेंट की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसकी हेल्प करती है। और मेडिकल डायग्नोसिस में मेडिकल ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन के ज़रिए पेशेंट के डिजीज़ को क्योर करने के लिए गाइडलाइन मिलती है। अब नर्सिंग डायग्नोसिस की हम एग्जांपल में देखें, एंजाइटी रिलेटेड टू हॉस्पिटलाइजेशन, और नंबर 2 है impaired mobility to stroke, risk for fall related to weakness। यहाँ पर नर्सिंग डायग्नोसिस में हम देखते हैं कि एंजाइटी है लेकिन रिलेटेड टू हॉस्पिटलाइजेशन है इस, और impaired मोबिलिटी होती है। अगर स्ट्रोक हो जाए पेशेंट को तो पेशेंट जो है वो उसकी मोबिलिटी जो है, उसकी मूवमेंट जो है वो इम्पेयर्ड हो जाती है। और रिस्क फॉर फॉल, यहाँ पर गिरने का खर्चा होता है ड्यू टू सम वीकनेस। यहाँ पर अगर वीकनेस होगी तो पेशेंट को रिस्क है कि वो गिर सकता है। अगर हम मेडिकल डायग्नोसिस देखें तो उसमें हम देखते हैं कि डायबिटीज़ मिलाइटिस एक डिजीज़ है जिसमें हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, और निमोनिया एक डिजीज़ है जिसमें कि पेशेंट को जो है चेस्ट प्रॉब्लम हो जाता है, और हाइपरटेंशन है जिसमें ब्लड प्रेशर जो है पेशेंट का रेज हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं स्किल नीडेड फॉर नर्सिंग डायग्नोसिस। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं असेसमेंट स्किल्स। असेसमेंट स्किल्स में जैसे कि हम नर्सिंग केयर प्लान के लिए सबसे पहले हम असेसमेंट करते हैं, तो उसमें हम ऑब्जर्वेशनल स्किल जो है वो यूज़ करते हैं, जिसमें नर्स जो है वो पेशेंट से जो है वो अपने 4 सेंसेस के ज़रिए जो है उसे असेस करती है और डेटा कलेक्ट करती है। फिज़िकल असेसमेंट है जिसमें नर्स जो है वो टूल्स यूज़ करती है इंस्पेक्शन का, परकशन का और आस्कल्टेशन का। तो वहाँ से वो पेशेंट के डेटा कलेक्ट करती है, और इसके बाद जो है वो इंटरव्यू करती है और पेशेंट से जो है उसकी कंप्लेन के बारे में जो है वो पूछती है। और डेटा कलेक्ट करने के बाद जो है नर्स जो है वो डायग्नोसिस मुरतब करती है। उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग में नर्स जो है वो डेटा को एनालाइज करती है, इंटरप्रिएट करती है जो कलेक्टेड डेटा है, और उसको रिकग्नाइज करती है पैटर्न वाइज 11 हेल्थ पैटर्न के मुताबिक जो है वो नर्सिंग डायग्नोसिस जो है वो बनाती है। अब बात करते हैं क्लिनिकल नॉलेज की। तो क्लिनिकल नॉलेज में नर्स जो है वो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में एक्सपर्ट होती है, और वो वेल नोन होती है कि वो किस सिस्टम को जो है इंस्पेक्ट कर रही है, पैल्पेट कर रही है, परकशन कर रही है या ऑस्कल्टेशन कर रही है। जब वो फिजिकल एग्जामिनेशन करती है तो पेशेंट की कंप्लेन के मुताबिक वो सिस्टम वाइज जो है वो उसे फिजिकल एग्जामिन करती है। इसके बाद हम बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स की। इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो वाइटल रोल प्ले करती है विद पेशेंट्स, फैमिलीज एंड हेल्थ केयर टीम प्रोफेशनल्स के साथ, क्योंकि क्लियर और कंसाइज कम्युनिकेशन जो होती है वो डेटा कलेक्ट करने में, इंफॉर्मेशन गैदर करने में जो है वो हेल्पफुल होती है, और दूसरी टीम के साथ मिलकर डायग्नोसिस बनाने में और पेशेंट की केयर करने में हेल्पफुल साबित होती है। बात करते हैं अब डॉक्यूमेंटेशन की। तो नर्स जो है वो थ्रू आउट दी प्रोसेस, नर्सिंग प्रोसेस जो है वो डॉक्यूमेंटेशन करती है। वो जो भी डेटा उसने कलेक्ट किया है उसे रिकॉर्ड करती है, जो कि पेशेंट के लिए और नर्स के लिए बेनिफिशियल होता है। अब हम बात करते हैं कि नर्सिंग डायग्नोसिस जो कि नैंडा के मुताबिक जो है वो फार्मूलेट किया जाता है। नैंडा जो है वो एक इंटरनेशनल नर्सिंग एसोसिएशन है जिसे नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन कहा जाता है, और ये इस नाम से जो है काम करती है। और इन्होंने स्टैंडर्डाइज जो है पैटर्न जो है वो नर्सिंग डायग्नोसिस का दिया है, जिसके मुताबिक जो है हम नर्सिंग डायग्नोसिस को बनाते हैं, जो कि पेशेंट के नीड को आइडेंटिफाई करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इम्पेयर्ड मोबिलिटी रिलेटेड टू पोस्ट ऑपरेटिव पेन। ये नर्सिंग डायग्नोसिस जो है वो नैंडा की लिस्ट के मुताबिक जो है वो बनाया गया है, और इसके रैशनल को देखते हैं।
कि सर्जरी के बाद पेशेंट ने पेन को एक्सपीरियंस किया, यानी उसे पेन महसूस हुआ। इससे उसकी मूवमेंट भी लिमिटेड हो गई, जिसकी वजह से उसको पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन लाक है, जिसकी वजह से उसकी मसल्स की स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो जाती है। अगली मिसाल में हम देखते हैं रिस्क फॉर फॉल रिलेटेड टू इम्पेयर मोबिलिटी। इसके रैशनल को देखते हैं। इसमें हम देखते हैं कि पेशेंट जिसकी सर्जरी हुई है उसकी मूवमेंट जो है वो लिमिटेड हो गई है। अब उसे डर है, खदशा है कि वो पेशेंट जो है गिर ना जाए, और उसके गिरने के डर को, खौफ को वो इंक्रीज करता है। यहाँ पर पेशेंट को सेफ्टी प्रिवेंटिव मेजर की नीड होती है। इसके बाद हम देखते हैं इनफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। नेंडा के मुताबिक बनाए गए इस नर्सिंग डायग्नोसिस में हम देखते हैं कि हम पेशेंट में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साइंस को देखते हैं, जिससे कि रेस्पिरेटरी रेट जो है वो इंक्रीज हो गया है, जिससे पेशेंट अपने एक्सेसरी मसल्स को यूज़ करके सांस लेने के लिए एफर्ट कर रहा है। ये ब्रीदिंग पैटर्न को के पोटेंशियल प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग आवर वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद एक्सप्लेनेशन के लिए हमारी वेबसाइट विज़िट करें